नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को, परिवार को, समाज को और देश को। हमारे देश के उस भयानक अतीत से, देश के उस बंटवारे से जो लाखों पीड़ाएं उभरी थी, उन्हीं पीड़ाओं में से एक पीड़ा लेकर आई हूँ आपके साथ साझा करने। इसे मैंने शीर्षक दिया है नासूर। हमारे पापा बिहार के दरभंगा जिले के किशनगंज में बीडीओ के पद पर नियुक्त थे। हम दो बहनें पटना के एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहती थीं। क्रिसमस की छुट्टियों में पापा हमें हॉस्टल से लेकर किशनगंज आए थे। जगह हमें बहुत अच्छी लगी। छोटी जगह थी पर खुली खुली सी और काफ़ी हवादार। शाम को हम अम्मा के साथ घर के सामने टहला करते और खुशनुमा मौसम का मज़ा लेते थे। सर्दी गुलाबी गुलाबी सी बड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन शाम को टहलते टहलते मेरी नज़र सामने के खुले मैदान के उस पार चली गई। एक पुराने से खपरेल वाले मकान के सामने शायद एक पति पत्नी बैठे थे। दो बच्चे कभी बाहर आते फिर कभी अंदर चले जाते। कुछ खास सा लगा मुझे, पता नहीं क्यों। पापा से पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान आए हुए शरणार्थी हैं। बंटवारे के समय की तकलीफ़ें झेली हैं बेचारों ने। आदमी को यहाँ स्कूल में नौकरी मिल गई है, शायद 2-4 ट्यूशन भी कर लेता है, गुजारा चल जाता है। मेरी उत्सुकता बढ़ी। कोर्स में बंटवारे की त्रासदी के बारे में पढ़ाया गया था। पापा से पूछा, पापा हम उनसे मिलने जाएं? पापा ने फ़ौरन हाँ कर दी। अगले दिन दोपहर को हम तीनों माँ बेटियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। दरवाज़ा खुला और हमें आदर के साथ अंदर ले जाया गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, या यूँ कहिए कि एक बड़ा सा हॉल था। एक दीवार से लगी 3 चारपाइयाँ बिछी थीं। एक दूसरी दीवार से 2 पुरानी सी कुर्सियाँ लगी थीं। एक कोने में 2 सिगड़ियाँ थीं और कुछ बर्तन पड़े हुए थे। एक और कोने में एक बड़ा सा संदूक, उसके ऊपर 2 सूटकेस, कुछ बैग, यानी कुछ सामान वहाँ भी रखे हुए थे। 2 लड़के ज़मीन पर चटाई बिछाकर आराम कर रहे थे। हमें देखकर उठ बैठे। अम्मा ने कहा, हमने आपके आराम में खलल डाल दी शायद। क्या करूं, ये मेरी बेटियां जिद करने लगी कि आंटी से मिलना है। वो महिला बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा किया जो मिलने आ गई, वरना हमसे यहाँ कौन मिलने आता है। आओ यहाँ बैठो इस चारपाई पर। फिर कुछ संकोच सा दिखाते हुए बोली, हमारे यहाँ उठने बैठने के लिए बस यही चारपाई है। हमारे लाहौर में सब कुछ था, पर नसीब में ही नहीं था शायद। हमने कहा, नहीं आंटी ठीक है, चारपाई पर तो और भी अच्छा लगता है बैठना। ऐसा कहती हुई हम तीनों चारपाई पर बैठ तो गई, पर मेरे कानों में आंटी के कहे शब्द देर तक गूंजते रहे। आज भी, रिश्ता टूट जाने के बाद भी, इतनी दूरियां हो जाने के बाद भी, कितने प्यार से कह रही थी, हमारे लाहौर में सब कुछ था। इतने दिनों बाद भी वो ये नहीं भूली कि वो लाहौर उनका था। फिर आंटी हमसे हमारे हॉस्टल और पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। बीच बीच में मेरी ओर बड़े प्यार से देखती। अचानक उन्होंने अम्मा से पूछा, बड़ी बिटिया की उम्र क्या होगी? अम्मा को ये सवाल शायद अच्छा नहीं लगा, फिर भी बेमन से बोली, अगले महीने 17 साल की हो जाएगी। आंटी ने अंकल की ओर देखकर बड़े प्यार से कहा, अपनी रज्जू जैसी लग रही है ना? रज्जू कौन?
अम्मा ने पूछा और हमारी उत्सुक आंखें आंटी के चेहरे पर टिक गईं। अब उनकी आवाज़ रुक गई। चेहरे का भाव बदलकर गमगीन हो गया। थोड़ी देर के लिए मौन सा छा गया। अम्मा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है बहन जी, आप चुप क्यों हो गई? उन्होंने अम्मा की ओर अपनी बोलती नज़रें उठाईं। डबडबाई आंखों ने उनकी आंतरिक पीड़ा बयां कर दी। आंटी के होठ कांपने लगे, गला रुंध गया। तो अंकल ने कहा, ये एक कभी न सूखने वाला जख्म है बहन जी, जो अब धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है। आंटी सिसकने लगी थी। अम्मा उनकी पीठ सहला रही थी। अंकल कुर्सी पर बैठे बिलख रहे थे। दोनों लड़के आंखें फाड़े देख रहे थे अपनी मम्मी को और अपने पापा को। उन्हें शायद ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। हमारा भी दिल भर आया था। कुछ देर में आंटी संभली, अपने आंसू पोंछे। अंकल चाय की ट्रे लेकर आ गए। फिर चाय पीते पीते हमने सुनी उनकी दर्द भरी दास्तान। वो बताने लगी, हम कई पुश्तों से लाहौर में ही रहते आए हैं। हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे। साल 1947 कैसा नफरत का तूफान लेकर आया कि सब कुछ उजड़ गया। एक दिन हमारे पड़ोसी इजाज भाईजान कुछ घबराए हुए हमारे घर आए और कहा, भाभी जान, आप खुदा के लिए कहीं बाहर मत निकलना। शहर में दंगे शुरू हो गए हैं। सभी दहशत में हैं। वैसे घबराने की बात नहीं है। हमारा इलाका शहर से काफ़ी दूर है, पर एहतियात के तौर पर कह रहा हूँ, मत निकलना बाहर। अगले दिन घर में कोई सब्जी नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर चारों ओर नज़रें घुमाई। सन्नाटा ही था। सब्जी वाले की दुकान सामने ही तो थी। मैं तेज़ी से पहुंच गई दुकान पर। थोड़े आलू, थोड़े प्याज ले ही रही थी कि कुछ खूंखार से दिखने वाले लोग दुकान की तरफ आते हुए दिखे। मैंने घबरा कर थैला उठाया और डरी हुई तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। उन लोगों को शायद मुझ पर शक हो गया कि मैं हिंदू हूँ। सब एक साथ चिल्लाए, रुक जा, कौन है तू? इतनी तेज क्यों भाग रही है? और वो शायद मेरी ओर बढ़ने लगे। मुझे लगा अब तो मैं नहीं बचूंगी। इजाज भाईजान ने ठीक ही कहा था। तभी पीछे से सब्जी वाले की तेज आवाज सुनाई पड़ी, अरे ओ सईदाबाजी, बाकी पैसे तो लेते जाओ। रुको तो सईदाबाजी, सईदाबाजी, कहता हुआ वो बेतहाशा मेरी ओर आ रहा था। पास आकर उसने धीरे से मुझे पैसे दिए और धीरे से ही कहा, अब तुम शीलाबाजी नहीं, सईदाबाजी हो। घबराने की बात नहीं है। आराम से घर चली जाओ, दरवाजे की कुंडी लगा लेना, इन्हें तो मैं देख लूँगा। इस तरह हमारे उस मुसलमान सब्जी वाले ने अपनी सूझबूझ से अपनी इस हिंदू बहन को दंगाइयों से बचा लिया था। इतने अच्छे थे हमारे मुसलमान पड़ोसी भाई, लेकिन काश सब ऐसे ही होते। 2 दिन बाद ही इजाज भाईजान इशरत के साथ हमारे घर आए। साथ में अरोरा साहब भी थे। आते ही इशरत ने मुझे बाहों में भींच लिया। इजाज भाईजान ने इशरत को मुझसे अलग करते हुए कहा, भाभी जान, 1 मिनट की देर मत करो, अपनी चप्पल पहनो और निकल पड़ो। पास वाले इलाके में दंगाइयों ने मार काट मचा रखी है। औरतों की चीख पुकार हम अपने कानों से सुनकर आ रहे हैं। जल्दी करो,
मैं भी कुछ दूर तक चलूँगा तुम्हारे साथ। स्टेशन चलते हैं। जो गाड़ी मिले बैठ जाओ और निकल लो यहाँ से। कौन जाने कब वो वहशी इधर का रुख कर ले। जल्दी करो। कहते हुए उन्होंने 5 साल के रज्जू को गोद में उठा लिया। 1 साल का बिट्टू अरोरा साहब की गोद में, और हम सब कुछ छोड़कर घर से निकल पड़े। स्टेशन से कुछ दूर पहले इजाज भाईजान ने रज्जो को उसके पापा की ओर बढ़ाया। बिट्टू को मैंने ले लिया और वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकती। अचानक भाईजान अरोरा साहब से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। रज्जो की पप्पी ली, बिट्टू को प्यार किया और हमेशा परहेज रखने वाले, मुझसे हमेशा दूर से बात करने वाले मुसलमान भाई ने पहली बार अपनी हिंदू बहन को गले लगाकर माथा चूम लिया, शायद अंतिम विजय सोचकर। आंटी फिर भावुक हो गईं, उनका गला फिर भर आया। तो अरोरा अंकल बोले, हम किसी तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। दाहिनी ओर चीख पुकार मची थी। हम सामने वाले डब्बे की ओर लपके। शीला को बच्चा थमाकर मैंने डब्बे में चढ़ा दिया। रज्जू का एक हाथ कस के पकड़ा और खुद 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसे उठाकर चढ़ाना चाहा, लेकिन ये क्या, उसकी दूसरी बाह तो 2 लोगों ने पकड़ रखी थी। मैं सन्न रह गया। पूरी ताकत से उसे खींचना चाहा, पर उन्होंने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा था। और हमारी किस्मत तो देखी बहन जी, ऐन उसी वक्त ट्रेन चल पड़ी। मेरे रज्जो का हाथ छूट गया मेरे हाथ से। वो चीखती रही, पापा जी, पापा जी। मैं चलती ट्रेन से कूदने वाला था, लेकिन दूसरे साथियों ने मुझे पकड़ लिया। अब वो गई तुम्हारे हाथ से, भूल जाओ उसे। संभालो अपनी बदहवास बीवी को, संभालो उस मासूम बच्चे को। अब यही तुम्हारे परिवार है। यहाँ सबके कोई न कोई छूट गए हैं। सब्र करो भाई, सब्र करो, किस्मत में यही लिखा था। मैं फटी फटी आंखों से देखता रहा। शीला सदमे से बेहोश हो गई थी। कुछ बहनें उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मेरा बिट्टू दूसरे की गोद से मेरे पास आने को मचल रहा था। मैंने हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। पल पल हम रज्जों से दूर होते जा रहे थे और पल पल करते आखिर लूटे लूटे से हिंदुस्तान पहुंच गए। लेकिन रज्जो को हम कैसे भूल जाएं बहन जी। आज 11 साल गुजर गए, फिर भी हम उसकी खोज में, ख्यालों में आज भी लाहौर की गलियां छानते रहते हैं। हर सुबह जागने के बाद और हर रात सोने से पहले उनकी दास्तान बस यहीं तक। मौन हो गए वो। उनके दर्द ने अगर आपके दिल को छुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करिए। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा। फिर मिलते हैं कभी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।